गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 12वीं क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में पहला चैप्टर शुरू हुआ है। पहला चैप्टर में पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अर्थात अलैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अलैंगिक जनन में हमने देखा था विखंडन के बारे में, मुकुलन के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने पुनरुद्भवन, खंडन, अनिषेचक जनन, कायिक प्रवर्धन, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन क्रिया क्या है, किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए हेडिंग डालिए आप सभी लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सभी लोग आप लोग हेडिंग डालिए, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या क्या चीजें होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे कि पहले क्लास में, पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं जनन क्या है। जनन का मतलब होता है संतान उत्पन्न करना, बच्चे पैदा करना। यानी जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। अब जनन के दो प्रकार हैं, पहला है अलैंगिक, दूसरा है लैंगिक। अलैंगिक के बारे में हमने पढ़ा है और आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक के बारे में। तो लैंगिक के बारे में पहला पॉइंट क्या होगा, देखिए पहला नंबर, ये अलैंगिक जनन की अपेक्षा जटिल है। ये जटिल प्रक्रिया है, जटिल है। दूसरा पॉइंट है कि धीमी प्रक्रिया है। ये धीमी प्रक्रिया है, यानी अलैंगिक जनन की अपेक्षा यह धीमी प्रक्रिया है। और उसके बाद तीसरा चीज देखिए, ये अलैंगिक जनन की अपेक्षा पहला जटिल प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, और एक चीज कि इसमें उत्पन्न संतान उत्पन्न जो संतान होते हैं वो जनक के समान नहीं होते हैं, विविधता होती है। उत्पन्न संतान में विविधता होती है, विविधता होती है। विविधता होती है। ये 3 पॉइंट मुख्यतः ध्यान रखिए। लैंगिक जनन प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल प्रक्रिया है, धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है और उत्पन्न संतान में विविधताएं पाई जाती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि लैंगिक जनन प्रक्रिया अलैंगिक जनन की अपेक्षा जटिल होने के बावजूद भी अच्छी विधि है, जनन की अच्छी विधि है, ऐसा क्यों? तो एक बात ध्यान रखिएगा, लैंगिक जनन प्रक्रिया में आप सबको पता है कि इसमें जो मुख्यतः जो घटना है, मुख्य घटना है, वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन मुख्य घटना है। निषेचन का मतलब है नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। यानी निषेचन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। अब देखिए, तो ये निषेचन जो प्रक्रिया है, इसमें 2 युग्मक बने, अलग अलग जेनेटिक मटेरियल मिला, और अलग अलग जब जेनेटिक मटेरियल मिलेगा तो इससे संतान में क्या होगी, विविधता आएगी। जब विविधता आएगी तो
रोग प्रतिरोधक क्षमता उस जीव में ज्यादा होगी। लाइफ स्पैन मतलब जीवन अवधि उसकी अधिक होगी। तो ध्यान रखिएगा कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन जटिल प्रक्रिया है, उसके बाद भी यह अच्छा है क्योंकि उत्पन्न संतान में विविधता होती है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है, साथ ही साथ लाइफ स्पैन अर्थात जीवन अवधि भी बेहतर होती है, इसलिए यह विधि अच्छी है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज हो रहा है। तो लैंगिक जनन में पहला नंबर निषेचन हो रहा है। निषेचन हो रहा है तो निषेचन के लिए क्या चाहिए, युग्मक चाहिए। युग्मक जनन, युग्मक जनन मतलब युग्मक का निर्माण। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन अर्थात गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला चीज क्या है इसमें होना चाहिए, नर और मादा भाग लेते हैं, नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं, नर एवं मादा युग्मक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, नर एवं मादा युग्मक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में अगर आपसे पूछे कि लैंगिक जनन क्रिया क्या है, तो लैंगिक जनन क्रिया जनन का एक प्रकार है जिसमें निषेचन क्रिया होती है, युग्मक निर्माण होता है और नर तथा मादा युग्मक इसमें भाग लेते हैं और निषेचन के पश्चात ही बच्चे पैदा करते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन क्रिया कहलाती है। हमने ये बताया कि ये जटिल प्रक्रिया है लेकिन उसके बाद भी बेहतर है, किसके अपेक्षा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा बेहतर है। क्यों, क्योंकि इसके उत्पन्न संतान में विविधता होती है, लाइफ स्पैन मतलब जीवन अवधि अधिक होती है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनमें होता है, बेहतर होता है। इसीलिए लैंगिक जनन प्रक्रिया क्या है, बेहतर है, अच्छी विधि है। ये अच्छी विधि है जनन की, ध्यान रखिएगा, ये अच्छी विधि है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन में और क्या क्या चीजें हैं। जैसे लैंगिक जनन को अगर हम देखें तो मान लेते हैं कोई जीव में जनन क्रिया होगी, मान लेते हैं लैंगिक जनन क्रिया होगी, किसी जीव में लैंगिक जनन क्रिया होगी। तो लैंगिक जनन क्रिया होने के लिए या कोई भी जनन क्रिया होने के लिए एक अवस्था होनी चाहिए जरूर। अगर एक बात सोचिए, कोई बच्चा आज पैदा हुआ और वो कल बच्चे पैदा तो नहीं करेगा, एक उम्र में ही वो बच्चे पैदा कर सकता है। कोई भी जीव के साथ यही स्थिति है। सपोज मान लेते हैं कोई कुत्ता है, बिल्ली है और उसका बच्चा आज जन्म लिया और वो कल बच्चा पैदा कर सकता है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। कोई भी जीव हो उसका एक उम्र होता है और उस उम्र में ही वो बच्चे पैदा कर सकता है, कभी भी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो लैंगिक जनन अगर क्रिया हो रही है किसी भी जीव में, लैंगिक जनन क्रिया अगर किसी जीव में हो रही है, तो लैंगिक जनन क्रिया अगर किसी जीव में होगी तो एक समय में ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई आज पैदा हुआ और कल बच्चे पैदा कर देगा, ऐसा नहीं है। चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, पेड़ पौधों में अगर मान लेते हैं कोई आप आम का पौधा लगाते हैं और आम का पौधा आप आज लगाए और कल उसमें आम का फल लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। या कोई भी आप पौधे की बात करें तो उसको आज आप लगाइएगा, कल उसमें फल तो नहीं लग जाएगा। वैसे पेड़ पौधे हों, जंतु हों, सब में वही स्थिति है। एक उम्र में ही वो फल उत्पन्न करेंगे, एक उम्र में ही वो बच्चे पैदा करेंगे, सबकी एक उम्र होती है, उसी उम्र में वो बच्चे पैदा कर पाते हैं। अब देखिए उस आधार पर लैंगिक जनन के आधार पर जीवन की कुछ अवस्थाएं हैं, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। जीवन की अवस्थाएं,
देखिए इसमें कौन कौन क्या क्या चीजें हैं। पहला जो अवस्था है उसको कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था किशोरावस्था को पेड़ पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। कायिक अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था को पेड़ पौधों में क्या कहते हैं? कायिक अवस्था। यहां लिख रहे हैं पादप में। ठीक है। अब देखिए दूसरी जो अवस्था है उसको कहते हैं प्रजनन अवस्था। रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरी जो अवस्था है उसको कहते हैं जीर्णावस्था। जीर्णावस्था। ये 3 अवस्थाएं हो गई। हम पढ़ा रहे हैं लैंगिक जनन के आधार पर जीवन की अवस्थाएं, और इस आधार पर जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है किशोरावस्था, दूसरा है प्रजनन अवस्था, और तीसरा है जीर्णावस्था, या इसको हम वृद्धावस्था भी कहते हैं। यहां वृद्धावस्था लिख दीजिए। वृद्धावस्था। ये 3 अवस्थाएं हो गई। देखिए किशोरावस्था पहला नंबर, ये क्या जानिएगा इसके बारे में? तो प्रजनन से पूर्व की अवस्था है। पूर्व की अवस्था है पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव हो वो जनन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ठीक है, जनन के लिए तैयार होते हैं, मतलब जनन अंग मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण शुरू होता है, ये क्रियाएं शुरू होती हैं। ध्यान रखिएगा। इसमें जनन अंग परिपक्व होते हैं जनन कोशिकाएं बनने लगती है, ये चीजें किस अवस्था में? किशोरावस्था में शुरू हो जाता है। इंसान में देखिएगा तो यह लगभग 12 से 13 साल की अवस्था है ये। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 13 साल की अवस्था किशोरावस्था ये होता है, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी यौनारंभ शुरू होता है, जनन कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं। प्रजनन अवस्था क्या है? इसमें जीव संतान उत्पन्न करते हैं। इसमें जनन अंग परिपक्व हो रहा है, जनन कोशिकाएं बनने लगी, यहां पर संतान उत्पन्न करते हैं, और इस अवस्था को प्रजनन अवस्था कहते हैं। कोई भी जीव हो एक उम्र में संतान उत्पन्न करना शुरू करता है, और एक उम्र के बाद वो संतान उत्पन्न करना, उसमें प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। मतलब या तो उसमें जनन कोशिकाएं बननी बंद हो जाएगी, या वो जैसे उसकी जो जैविक जो प्रक्रिया है, जो वो सक्षम है बच्चे पैदा करने में, वो असक्षम स्थिति में आ जाएगा, और उस अवस्था को कहेंगे जीर्णावस्था या वृद्धावस्था। यानी यह प्रजनन के बाद की अवस्था है, पहला नंबर। दूसरा नंबर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु, इसके बाद कोई अवस्था नहीं। मृत्यु तक चला जाता है, मृत्यु तक चला जाता है। ध्यान रखिएगा, मृत्यु तक चला जाता है। हम लोग देखें लैंगिक जनन के आधार पर जीवन की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है किशोरावस्था, जिसको पेड़ पौधों में
कायिक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें शरीर परिपक्व होता है, जनन अंग परिपक्व होते हैं और जनन कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। ये इंसान में 12-13 साल की अवस्था है, जो प्यूबर्टी जिसको कहते हैं, यौनारंभ जिसको कहते हैं, ये शुरू होता है। किशोरावस्था के बाद प्रजनन अवस्था आता है। प्रजनन अवस्था में जीव संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसमें वे परिपक्व हो चुके होते हैं, जनन अंग परिपक्व हो चुके होते हैं। वे मतलब अगर पेड़ पौधे हैं तो फल उत्पन्न करेंगे, अगर जंतु हैं तो बच्चे पैदा करेंगे। और एक समय के बाद क्या होगा कि उनमें जनन कोशिकाएं या तो कम हो जाएंगी, कम बनने लगेंगी, या नहीं बनेंगी। जैसे मान लेते हैं इंसान में, देखिएगा इंसान में, मादा में तो लगभग 45-50 की उम्र में जाते जाते उनमें जनन कोशिकाओं का निर्माण बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, और वैसी स्थिति में वे बच्चे पैदा नहीं कर पाती। वैसी स्थिति, क्योंकि वो जो अवस्था है ना, उस अवस्था में जनन कोशिकाएं या तो बहुत कम बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जनन कोशिका बन ही नहीं रही है तो बच्चे पैदा कहां से करेंगी? तो जब बच्चे पैदा नहीं करेंगी तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? वृद्धावस्था। जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं है, पुरुष में 70-80 के उम्र में भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कहावत कहा जाता है कि मर्द और घोड़े बूढ़े नहीं होते, तो यहीं से कहा जाता है, ये इसी से है रिलेटेड। यानी इनमें जनन कोशिकाएं बन रही है, 70-80 साल में जनन कोशिकाएं बन रही हैं, उस समय भी शादी विवाह कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। कई सारे ऐसे पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं है। महिलाओं में क्या स्थिति आज के डेट में, तो ये स्थिति आ गई है, 35 के एज में चली गई, उसके बाद बच्चे पैदा करने की संभावना कम होती जाती है। आज के जो खान पान है उसके चलते मैं बता रहा हूं। तो महिलाओं में बच्चे पैदा करने का जो एक सही उम्र आज के समय में जो बताया जा रहा है, वे बताया जा रहा है 25 से लेकर 35 के बीच। यानी 35 के बाद अगर सोच रही हैं महिलाएं जो बच्चे पैदा करना, तो वो उस गारंटी नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर पाएंगी, ठीक है। और 25 की उम्र तक वो मैच्योर लगभग हो जाती हैं, और 35 के बीच में वो बच्चे पैदा कर सकती है। 35 के बाद सोचेंगी, हो सकता है ना भी हो, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो वृद्धावस्था है वो अवस्था है जिसमें संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, संतान उत्पन्न जीव नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था के बाद कोई अवस्था नहीं, उसके बाद कहानी खत्म, मृत्यु हो जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। अब देखिए, कोई जीव मान लीजिए प्रजनन अवस्था में चला गया, कोई जीव है प्रजनन अवस्था में चला गया, तो क्या वह प्रजनन अवस्था में जाने के बाद, प्रजनन अवस्था पहले देख लीजिए, प्रजनन अवस्था में कोई जीव चला जाता है, प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था में जीव, तो जीव जब आ गया तो जीव में 2 चीजें हो गई, जंतु और पादप। जब भी आपको ये शब्द आए जीव, तो आप ये समझिएगा कि यहां जंतु की भी बात हो रही है और पादप की भी बात हो रही है, ठीक है। केवल जंतु की बात होगी तो जंतु शब्द हम यूज करेंगे, पादप की बात होगी तो हम पादप शब्द यूज करेंगे। लेकिन जहां जीव शब्द यूज करिए वहां समझिएगा पादप और जंतु दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले पादप को देखिए, पादप। अब पादप कोई प्रजनन अवस्था में आ गया, तो इसको पादप को देखिएगा तो कई तरह के पादप होते हैं, जिसमें कई सारे ऐसे पादप हैं जो सालों भर फूल देते हैं, सालों भर। कई सारे ऐसे पादप हैं जो किसी खास सीजन में फूल देते हैं, फूल और फल लगते हैं। कई ऐसे जो जीवन में सिर्फ एक बार फूल और फल देते हैं। तो इस आधार पर पादप को देखिए बांटते हैं 2 भागों में। पहले कहते हैं मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक पादप। मोनोकार्पिक वे पादप हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल और फल देते हैं। वे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार
पुष्प एवं फल देते हैं। उसको क्या कहते हैं? मोनोकार्पी कहा जाता है। जैसे धान, गेहूं, ये एक बार फल, फूल और फल दिया, उसके बाद इसकी कहानी खत्म हो जाती है। बांस, बांस का जो पौधा होता है ये घास के श्रेणी में आता है। और ध्यान रखिएगा कि बांस जो है वो 50 या 100 वर्षों पर सिर्फ एक बार उसमें फूल लगता है। 50 या 100 वर्षों पर सिर्फ एक बार उसके जीवन में फूल लगता है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। तो बांस भी है, वो मोनोकार्पिक है। धान, गेहूं और भी कई सारे फसल हैं, सब्जियां हैं, ये सब क्या जीवन में एक ही बार फूल और फल देते हैं, उसके बाद इनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसे पादप को कहते हैं मोनोकार्पिक। दूसरा है पॉलीकार्पिक। पॉली का मतलब होता है ढेर सारा। तो जीवन में ये कई बार फूल और फल देते हैं। ठीक है, जीवन में जो पॉलीकार्पिक होते हैं वो जीवन में कई बार फूल और फल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पॉलीकार्पिक दो तरह के होते हैं। एक होता है 12 मासी। 12 मासी, 12 मासी का मतलब यह है कि ये सालों भर ये फूल और फल देते हैं। ऐसे पादप जो सालों भर फूल देते हैं उसको कहते हैं 12 मासी। जैसे हिबिस्कस, हिबिस्कस जिसको हम चाइना रोज कहते हैं। ठीक है, चाइना रोज, ये सालों भर फूल और फल देता है। दूसरा है मौसमी। मौसमी, ये कई बार फूल और फल देते हैं और ये किसी खास मौसम में, जैसे आम, अमरूद, जामुन इत्यादि। ये सब क्या है? ये कई बार, मतलब प्रत्येक साल किसी खास सीजन में फूल और फल देते हैं, जिसको हम शामिल करते हैं किसमें? मौसमी में। 12 मासी कौन है? जो सालों भर फूल देता है। और मोनोकार्पिक कौन है? तो मोनोकार्पिक वे पादप हैं जो अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार फूल और फल देते हैं। उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट कहा जाता है उसको। अब देखिए, एक पादप है, एक पादप का नाम बता रहे हैं जिसका नाम है नीलाकुरेंजी। आप अगर जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। नीलाकुरेंजी के बारे में आपको बता दें कि ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत मतलब भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा जिसमें तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, केरला आ जाता है, ये सब जो राज्य है ना, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं। उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब आ जाते हैं उत्तर भारत में। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, ये सब आ जाते हैं। तो जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला का जो हिस्सा है, वहां पर आप जाइएगा तो खास करके सितंबर अक्टूबर के महीने में, ठीक है, तो वहां के पहाड़ी इलाकों में एक पुष्प लगता है, पुष्प खूब खिलता है 12 सालों पर। ध्यान रखिएगा, 12 साल पर, 12 साल पर वो पुष्प लगता है नीलाकुरेंजी का। और ये जो पुष्प है जो 12 साल पे लग रहा है, ये लगा था 2006 में। एनसीईआरटी कर रहा है 2006 सितंबर अक्टूबर 2006। उसके बाद लगा होगा 2018 में लगा था, उसके बाद 2030 में लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नीलाकुरेंजी ये जो पौधा है ये कहां लगता है? ये लगता है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। इस स्टेट में ये सितंबर अक्टूबर के महीने में 2006 में लगा था, फिर 2018 में लगा। प्रत्येक 12 वर्षों पर यह पुष्प देता है नीलाकुरेंजी। देख लीजिए इसके बारे में। देखिए, ये है वो पादप, ये है वो पादप। ठीक है,
ये पादप है जिसको हम एस्ट्रोबिलेंथस कुनियाना के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसको हम नीला कुरेंजी भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कितने सालों पर लगता है, 12 सालों पर। ठीक है, दिया हुआ है 12 सालों में एक बार ये लगता है। ठीक है, और ये कहां लगता है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के क्षेत्रों में लगता है। ये बांस से देख रहे हैं, बांस का पौधा है, ये बांस का पौधा है, और ये बांस का पौधा ये जीवन में एक बार केवल फूल और फल देता है। कब, 50 से 100 वर्षों पर। ठीक है, इसी के बीच में ये देता है, 50 से 100 वर्ष के आसपास ये इसमें फूल लगते हैं, और उसके बाद इसकी कहानी खत्म हो जाती है। जीवन में एक ही बार फूल और फल देता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। देख लिए आप, नीला कुरेंजी देख लिए, नीला कुरेंजी इस तरह का होता है, और कितने साल पे लगता है, 12 साल पे। कहां लगता है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में। दक्षिण भारत में कितने साल पे, 12 साल पे लगता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं जंतु में। ये तो पादप की बात कर रहे थे, एस्ट्रेलोबिलिंथस कुनियाना के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग बात करेंगे जंतु के बारे में। जंतु के बारे में तो जिस तरह से पादप हैं, कई सारे ऐसे पादप जो जीवन में एक बार फूल और फल दे रहे हैं, कई सारे पादप जो जीवन में कई बार फूल और फल दे रहे हैं, वैसे जंतु भी होते हैं। कई सारे ऐसे जंतु हैं जो कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, सालों भर बच्चे पैदा कर सकते हैं। जब प्रजनन अवस्था में, हम बताए हैं, कोई अगर जंतु है और वो प्रजनन अवस्था में चला गया तो कभी भी बच्चे पैदा कर सकता है। और कई ऐसे हैं जो हमेशा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सतत प्रजनक, सतत प्रजनक, और दूसरा होता है मौसमी। मौसमी, एक है सतत प्रजनक और दूसरा है मौसमी। सतत प्रजनक वे हैं जैसे मनुष्य, गाय, इन सबको देखिएगा ना, ये सालों भर कभी भी बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप इंसान में देखिएगा तो किसी का जन्म तिथि जनवरी में भी आता होगा, किसी का फरवरी में, सालों भर किसी ना किसी का है ही। तो मनुष्य कभी भी बच्चे पैदा कर सकता है। वैसे ही गाय भैंस भी है, ये कभी भी सालों भर बच्चे पैदा कर सकती हैं। मौसमी कई सारे जीव हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली को देखिएगा, ये मौसमी में आ जाएंगे। यानी ये किसी खास मौसम में, आप देखिएगा जब ठंडे का मौसम आएगा, जब पुआल का ढेर लगा रहता है, पता चलता है कुत्ते का बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पुआल में अपना घर बनाकर रह रहे हैं, तो उस समय वो बच्चे पैदा करते हैं। तो उस समय वो मौसमी में आ जाते हैं, यानी वो किसी खास मौसम में बच्चे पैदा करते हैं, सालों भर बच्चे पैदा नहीं कर सकते। उसको कहते हैं मौसमी प्रजनक। और जो सालों भर बच्चे पैदा करते हैं उसको कहते हैं सतत प्रजनक। मनुष्य क्या है, सतत प्रजनक। ऐसा नहीं कि मनुष्य किसी खास मौसम में बच्चे, अब गर्मी का दिन आया, पता चला हर घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं गर्मी में। अब सबका जन्मदिन मनाया जाएगा तो कब मनाया जाएगा, गर्मी में मनाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी में ही हर घर में बच्चे पैदा हुए हैं। ठंडा में किसी घर में, बरसात में किसी घर में बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब जरा सोचिए, तो ऐसा तो नहीं है, मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य में क्या है, वो सालों भर बच्चे पैदा करेगा, कभी भी बच्चे पैदा करेगा, उसके लिए कोई खास मौसम की जरूरत ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो किसी खास मौसम में बच्चे पैदा करते हैं, और वैसे जंतु को मौसमी प्रजनक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुत्ता बिल्ली, इसको हमने शामिल किया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया कि अगर कोई जंतु है, कोई जीव है जो प्रजनन अवस्था में चल गया, प्रजनन अवस्था में चल गया, इसका मतलब वो बच्चे पैदा कर सकता है, क्योंकि प्रजनन अवस्था में ही कोई जीव बच्चे पैदा कर सकता है। जीव की बात हो रही है तो पादप आ जाएंगे और जंतु आ जाएंगे। पादप दो प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनो का मतलब होता है एक बार। वैसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल और फल देते हैं, क्या कहलाते हैं, मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक वैसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में कई बार फूल और फल देते हैं, उसको कहते हैं
पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक दो तरह के, पहला होता है बारहमासी। बारहमासी जो होते हैं, बारहमासी वे पादप हैं जो सालों भर जिसमें फूल लगा होता है, जैसे हिबिस्कस, चाइना रोज जिसको कहते हैं। और दूसरा होता है मौसमी, जो किसी खास मौसम में, प्रत्येक वर्ष किसी खास मौसम में फूल और फल देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको मौसमी कहा जाता है। वैसे ही जंतु दो तरह के हैं, एक है जो सालों भर बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसको कहते हैं सतत प्रजनक, जिसमें मनुष्य, गाय, भैंस ये सब शामिल होंगी। जबकि जो किसी खास मौसम में बच्चे पैदा करते हैं, उसको कहते हैं मौसमी प्रजनक, जिसमें कुत्ता, बिल्ली ये सब शामिल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे स्तनधारियों के बारे में। थोड़ा सा स्तनधारी पे बात करते हैं। स्तनधारी, मादा स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब जो स्तन धारण करते हैं। वैसे जंतु जो स्तन धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्तनधारी। तो जो मादा स्तनधारी होती हैं, उनके शरीर में जब वो प्रजनन अवस्था में जाती हैं, किशोरावस्था जैसे प्यूबर्टी का समय आता है और पार करती हैं, तो उसमें कई सारे साइक्लिक चेंजेस, कई सारे चक्रीय परिवर्तन होने लगते हैं शरीर में। शरीर में कई सारे चक्रीय परिवर्तन होने लगते हैं। जब कई सारे चक्रीय परिवर्तन होने लगते हैं, तो उस चक्रीय परिवर्तन में स्थिति क्या होती है कि कई सारे बदलाव आते हैं। तो इस आधार पर मादा स्तनधारियों को दो भागों में बांटा जाता है। मादा स्तनधारी को कितने भाग में? दो भागों में बांटा जाता है। पहले को कहते हैं प्राइमेट, और दूसरे को कहते हैं नॉन प्राइमेट। पहले को कहते हैं प्राइमेट और दूसरे को कहते हैं नॉन प्राइमेट। तो जो प्राइमेट होते हैं, यानी वैसे स्तनधारी जिनमें रज चक्र क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? प्राइमेट कहा जाता है। और नॉन प्राइमेट कौन है? तो वैसे स्तनधारी जिनमें मद चक्र क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट। अब देखिए, रज चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, लंगूर में, गोरिल्ला में, गिब्बन में, आरंगुटन में, चिंपैंजी में, इन सब में क्या होता है? इन सब में रज चक्र क्रिया होती है। अब रज चक्र क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये रज चक्र जो क्रिया है वो क्या है, और मद चक्र क्रिया है ये क्या है। अब देखिए, अब जो मद चक्र क्रिया है, इसमें कौन कौन आएंगे? जैसे में आ जाएंगे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, भेड़िया, भालू इत्यादि। ये सब क्या आ जाएंगे? ये सब वैसे स्तनधारी हैं जिनमें मद चक्र क्रिया होती है, उसको कहते हैं नॉन प्राइमेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आपको बता दें कि ये रज चक्र और मद चक्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। रज चक्र और मद चक्र क्या होता है? ऐसे तो रज चक्र के बारे में हम लोग को आगे के चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मद चक्र के बारे में नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में जो मादा होती हैं, यानी जो फीमेल होती हैं,
जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाती हैं, किशोरावस्था को पार करती हैं, जैसे किशोरावस्था पार करती हैं, और उस समय से उनके शरीर में कई सारे चक्रीय बदलाव आते हैं, चक्रीय परिवर्तन आते हैं। वे चक्रीय परिवर्तन के आधार पर मादा स्तनधारियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहले को कहते हैं प्राइमेट, दूसरे को कहते हैं नॉन प्राइमेट। जो प्राइमेट होते हैं वैसे स्तनधारी होते हैं जिसमें रज चक्र क्रिया होती है। ठीक है, रज चक्र क्रिया होती है जिसमें मनुष्य, बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, गिबन, आरंगूटन, चिंपैंजी ये सब शामिल है। जबकि नॉन प्राइमेट वे स्तनधारी हैं जिनमें मद चक्र क्रिया होती है, और उसमें गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, भेड़िया, भालू सब आ जाएंगे। ठीक है, ये सब वैसे हैं जिनमें मद चक्र क्रिया होती है। अब मद चक्र और रज चक्र क्या है ये देखिए। पहले देखिए रज चक्र, रज चक्र, रज चक्र देखिए। मान लेते हैं कोई एक, हम ऐसे किसी जीव को लेते हैं जिनमें रज चक्र क्रिया होती है, जिससे मनुष्य को ले लेते हैं। मनुष्य में कोई मादा है जो किशोरावस्था में, मतलब मादा के शरीर में जनन कोशिकाएं बननी शुरू हो गई। ठीक है, कोई मादा है, कोई लड़की है जिसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो गया। उस अवस्था को कहते हैं पीबर्टी। उसको क्या कहते हैं? पीबर्टी, यानी यौनारंभ। पीबर्टी लगभग 13 साल की उम्र होती है। ध्यान रखिएगा, एवरेज 13 साल की उम्र होती है। जरूरी नहीं है 12 साल पर बनने लगता है, 14 साल पर बनने लगता है। वो अलग अलग समय में, अलग अलग महिलाओं में ऐसा हो सकता है, अलग अलग स्थान पर। तो पीबर्टी का एज है लगभग 12 से 13 साल। तो कोई लड़की जो पीबर्टी में चली गई, मतलब उसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण होने लगा, तो देखिए क्या होगा। मान लेते हैं ये है यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस है। मुख्यतः देखिए इसमें 3 लेयर है। ये गर्भाशय है और इसमें मुख्यतः देखिएगा 3 लेयर है। यहां पे अंडाशय होता है दोनों तरफ, ये गर्भाशय के हिस्सा है, ये वजाइना है। ठीक है, अब देखिए ये जो गर्भाशय का जो ये बाहरी एक, ये बाह्य परत हो गया, बाह्य स्तर, बाह्य स्तर। ये मध्य परत हो गया, मोटा वाला मध्य परत, और ये हो गया आंतरिक परत, रेड वाला। आंतरिक परत हो गया ये रेड वाला। अब देखिए क्या होगा। कोई फीमेल जिसकी उम्र लगभग 13 साल है, प्यूबर्टी शुरू हो गया, तो प्यूबर्टी के टाइम में, मतलब यौनारंभ शुरू हो गया, जनन कोशिकाएं बनने लगी, तो जनन कोशिकाएं कहां बनेगी? अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय में बनेगी। अंडाशय से जनन कोशिका आएगी यहां पर। ठीक है, और आने के बाद यहां निषेचन के लिए इंतजार करेगी कि शुक्राणु मिलेगा तो निषेचन होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जरूरी है कि शुक्राणु मिल ही जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गर्भाशय अपना तैयारी करता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी महिला जिसकी उम्र 13 साल है या उससे अधिक है, जिसमें जनन कोशिका बनने लगी, उसका शरीर प्रत्येक महीने मां बनने के लिए तैयार रहता है। प्रत्येक महीने, क्योंकि उसको नहीं पता है कि बनेगी या मां बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन तैयार रहता है, तैयारी करके रखता है। तैयारी में क्या होता है? पहला नंबर जनन कोशिका बन गई, आ गया कहां? ये अंडवाहिनी नली है दोनों तरफ, अंडवाहिनी नली में आ गया। ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय का जो आंतरिक परत है ये तैयार हो जाता है। पहले से ये तैयार नहीं रहता, बनता बाद में है। ठीक है, और ये प्रत्येक महीने बनेगा।
तो जब ये आंतरिक परत बनेगा तो ये तो तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया कि जब ये निषेचन होगा ना, तो निषेचन के बाद ये यहीं पे आएगा, इसी आंतरिक परत में आकर के स्थिर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतरोपण, इम्प्लांटेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद यानी निषेचन के बाद क्या होता है, अंतरोपण होता है। ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये तैयार है, ये तैयार हो गया, आंतरिक परत तैयार हो गया, लेकिन पता चला निषेचन ही नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये टूटने लगेगा, ये जो है ये टूटने लगेगा, यानी आंतरिक परत टूटने लगेगा और टूट करके ये वजाइना के माध्यम से ये बॉडी से बाहर आने लगेगा, यानी ब्लीडिंग क्रिया होने लगेगी, ब्लीडिंग क्रिया होने लगेगी। अब ये क्रिया लगभग 3 से 5 दिन तक चलती है, 3 to 5 डेज। ठीक है, और ये प्रत्येक महीने क्रिया होती है 28 दिनों पर, 28 दिनों पर, इसलिए इसको हम मासिक चक्र क्रिया कहते हैं। ठीक है, रज चक्र क्रिया क्या कहते हैं, मासिक चक्र क्रिया कहते हैं। ये इंसान में ऐसा होता है, इंसान में क्या होता है, 28 दिनों पर जो गर्भाशय का आंतरिक परत है वो टूट जाता है और टूट करके योनि मार्ग से बाहर आने लगता है, ब्लीडिंग क्रिया होने लगती है। यह प्रक्रिया कहलाती है रज चक्र क्रिया। अब देखिए रज चक्र क्रिया में क्या हुआ, रज चक्र क्रिया में हुआ इंडोमेट्रियम, मतलब आंतरिक परत का निर्माण प्रत्येक महीने होता है और प्रत्येक महीने टूटता है। दूसरा नंबर, इस क्रिया में ब्लीडिंग प्रोसेस होता है, रक्तस्राव होता है योनि मार्ग से। ठीक है, ये किस में हो रहा है, रज चक्र में। और रज चक्र किस में होता है बच्चों, रज चक्र अभी हम बताए हैं प्राइमेट में होता है, प्राइमेट मादा में होता है। प्राइमेट मादा कौन है, मनुष्य है, बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, आरंगूटन, गिब्बन, गोरिल्ला, ये सब आ जाते हैं किसमें, ये आते हैं प्राइमेट में, जिसमें रज चक्र क्रिया होती है। अब देखिए मध्य चक्र क्रिया जो गाय भैंस में हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक महीने आंतरिक परत बनता हो, प्रत्येक महीने टूटता हो। उसमें ऐसा होता है कि जब फीमेल हीट पीरियड में जाती है, मतलब जब अंडाणु उसमें बनते हैं और अंडाणु बन करके जब फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, तो वो मेल के साथ मीटिंग अलाउ करती है। मतलब जब ये अंडाणु आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनी नली में, तब वो फीमेल मेल के साथ मीटिंग अलाउ करती है ताकि मेल का स्पर्म शुक्राणु उसके शरीर में प्रवेश करे। इस अवस्था को कहते हैं हीट पीरियड, फीमेल का वो हीट पीरियड होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब मान लेते हैं मीटिंग नहीं हुआ, तो उसका जो आंतरिक परत बना हुआ है, जो बनता है जब वो हीट पीरियड में आती है तो आंतरिक परत बनता है, और आंतरिक परत जब मान लेते हैं मीटिंग नहीं हुआ तो निषेचन तो होगा नहीं। निषेचन जब नहीं होगा तो जो आंतरिक परत है ना वो टूट करके ब्लीडिंग नहीं होगा, वो ऑब्जर्व हो जाएगा, यानी शरीर उसको अवशोषित कर लेता है। गाय भैंस में ऐसा नहीं होता कि मनुष्य बंदर की तरह इसमें ब्लीडिंग प्रोसेस हो, इंडोमेट्रियम टूटे, ऐसा नहीं है। इसमें आंतरिक परत, गर्भाशय के आंतरिक परत का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो रज चक्र और मध्य चक्र में क्या है, तो रज चक्र एक मासिक चक्र क्रिया की तरह है, जिसमें प्रत्येक महीने आंतरिक परत का निर्माण होता है, गर्भाशय के आंतरिक परत का निर्माण होता है और वो प्रत्येक महीने टूटता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें योनि मार्ग से ब्लीडिंग प्रोसेस होता है, ये 3 से 5 दिनों तक चलता है, जिसको रज चक्र क्रिया कहते हैं। मध्य चक्र गाय भैंस कुत्ते बिल्ली में, ये सब में, भेड़िया में, भालू में, सुअर में, सब में होता है। और ये इसमें क्या होता है कि आंतरिक परत का निर्माण होता है कब, जब वो फीमेल हीट पीरियड में जाए। हीट पीरियड का मतलब कि जब उसमें अंडोत्सर्ग हो, यानी अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जाए, तब ये आंतरिक परत का निर्माण होता है। अगर मीटिंग नहीं हुआ तो ये टूट करके ब्लीडिंग नहीं होगा, ये टूटने के बाद ये इसको शरीर अवशोषित कर लेगा। ठीक है, ब्लीडिंग प्रोसेस नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है रज चक्र और मध्य चक्र। अब आगे देखते हैं, मध्य चक्र में थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए मध्य चक्र जो है ना वो 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है।
मध चक्र 3 तरह का होता है। जैसे कई सारे ऐसे भी जंतु हैं जो साल में एक बार उसमें मादा हीट पीरियड में जाती है और एक ही बार चांस बनता है कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे हैं जो साल में एक बार हीट पीरियड में जाते हैं और एक ही बार बच्चे पैदा मतलब बच्चे पैदा करने की संभावना होती है। इसको कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल 3 तरह का। पहला है मोनो एस्ट्रस साइकिल। मोनो एस्ट्रस साइकिल, मोनो एस्ट्रस साइकिल वे शामिल होते हैं मोनो एस्ट्रस साइकिल में जो आप साल भर में सिर्फ एक बार हीट पीरियड में जाते हैं। मोनो का मतलब एक बार, सिंगल, एक ही बार वो हीट पीरियड में जाएंगी मादा। अगर मेल के साथ मीटिंग अलाउ होगा तो बच्चे पैदा करेंगी और नहीं होगा तो अगले साल। ध्यान रखिएगा, इसमें आ जाता है भालू, भालू आ जाता है, भेड़िया, ये सब आ जाते हैं। ये क्या है? ये मोनोएस्ट्रस साइकिल के हिस्से हैं। यानी इनमें जो मध चक्र होता है एकल मध चक्र होता है, साल में एक ही बार ये अंडोत्सर्ग करते हैं। दूसरा होता है पॉलीएस्ट्रस साइकिल। पॉलीएस्ट्रस साइकिल ये साल में कई बार ये हीट पीरियड में जाते हैं और कभी बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसमें गाय, सुअर, गाय, भैंस, सुअर इत्यादि ये सब आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा होता है पॉली सीजनल एस्ट्रस साइकिल। सीजनल एस्ट्रस साइकिल, पॉली सीजनल एस्ट्रस साइकिल। पॉली सीजनल एस्ट्रस साइकिल वे होते हैं जो किसी खास सीजन में कई बार वो हीट पीरियड में जाती हैं मादा और बच्चे पैदा कर सकती हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली। ये किसी खास सीजन में कई बार हीट पीरियड में इसमें जाती हैं और वो बच्चे पैदा कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रस साइकिल अर्थात मध चक्र 3 प्रकार का होता है। मोनोएस्ट्रस साइकिल एकल मध चक्र, पॉलीएस्ट्रस साइकिल बहुमध चक्र और मौसमी बहुमध चक्र शामिल है। वैसे स्तनधारी, वैसे जीव, वैसे स्तनधारी जो साल में एक बार सिर्फ हीट पीरियड में जाती हैं और एक बार वो बच्चे पैदा करने की उनमें संभावना होती है कि वो मेल के साथ मीटिंग हुआ तो बच्चे पैदा करेगी, नहीं तो नहीं। तो उसमें भालू, भेड़िया शामिल है। पॉलीएस्ट्रस साइकिल जिसमें कई बार मादा हीट पीरियड में जाती हैं साल भर में, जैसे गाय, भैंस, ये कभी बच्चे पैदा करती है, सालों भर बच्चे पैदा करती है, ये सतत प्रजनक का होती हैं। और तीसरा है पॉली सीजनल जो किसी खास सीजन में हीट पीरियड में जाती हैं और बच्चे पैदा कर सकती हैं, इसमें है कुत्ता बिल्ली शामिल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रहा आपके जो टॉपिक रहे लैंगिक जनन क्रिया के, उससे रिलेटेड चीजें। अब बात आ जाएगी, अब जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा लैंगिक जनन की घटनाएं। लेकिन लैंगिक जनन की घटनाओं के लिए आप लोगों से मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।